ठीक करने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है। हम बताएंगे कि दरअसल एक सिस्टम इस देश के भीतर में ऐसा है जहां पे ऑर्गेनाइज्ड करप्शन का एक नायाब चेहरा बैंकिंग फ्रॉड्स के जरिए निकल कर आ रहा है। यानी फ्रॉड्स की तादाद इस दौर में भी बढ़ती चली जा रही है, जिस दौर में इकोनॉमी काम नहीं कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। तो आपका सवाल होगा, क्या वाकई इस देश की ऐसी स्थिति आ गई है जहां पे पढ़े लिखे लोग भी अब बैंक फ्रॉड के जरिए पैसा कमा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है? इन चार परिस्थितियों को समझने के साथ एक बात और समझ लीजिए, इस देश के भीतर में सारी चीज कंसंट्रेट करने की कोशिश की गई। यानी केंद्र सरकार ने चाहा कि धीरे धीरे वह एक ऐसी परिस्थिति ले आए जिसमें पिरामिड बन जाए। यानी फेडरल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार ही इस देश के हर इंस्टीट्यूशंस को कैसे चलाएगी और जो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत जो राज्यों के पास अधिकार थे वह अधिकार भी बड़ी तादाद में केंद्र पर वो आश्रित हो जाए, एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाए। और ये बनाया गया। और बनाने के बाद अब अगर केंद्र सरकार उस पूरे सिस्टम को ना चला पा रही हो तो सवाल है, क्या इस देश की इकोनॉमी और इस देश का सिस्टम कोलैप्स तो नहीं कर रहा है? यकीन जानिए, स्थिति कुछ उसी दिशा में धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ चली है और कोई विजन सरकार के पास नहीं है कि इस देश को संभाले कैसे हर स्तर पे। हम इसको एक बेसिक लाइन जो हमने आपके सामने खींची, इसकी शुरुआत हमको लगता है कि यूनिवर्सिटी से ही कर देते हैं, क्योंकि भारत के भीतर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो 1887 में बनी थी। उसके सामने ऐसा संकट नहीं आया था जो आज की तारीख में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के सामने संकट आ गया है। ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना परीक्षा दे पा रहे हैं। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। उसके बाद दूसरा नाम आपके जहन में आएगा तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पूसा समस्तीपुर में राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर है। ये 1905 में यूनिवर्सिटी बनी थी। इसकी स्थिति भी अंदर से जर्जर हो चली है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, छात्र वहां पर यूनिवर्सिटी के साथ इस दौर में जुड़ नहीं पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तीसरी यूनिवर्सिटी हमें लगता है शांति निकेतन का जिक्र करना चाहिए, जिसमें विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में बनी थी। हालांकि 1920 में जामिया भी बनी थी, दिल्ली की जो जामिया यूनिवर्सिटी है यह भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में उसी वक्त की आती है। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज को भी चला पाने की स्थिति में मौजूदा वक्त में सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इस सरकार के दौर में जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है। उसमें सबसे पहले तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है। उसमें सबसे पहले थी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी 2016 में। उसके बाद 2018 बनाया गया था नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मणिपुर इंफाल में बना था। और 2019 में बनाई गई है आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहां भी चीजें ठप पड़ी है। एक सिलसिला है, इस देश में पूरा एजुकेशन सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब दूसरी स्थिति आती है कि अगर यह स्थिति आ गई तो फिर सरकारों के पास पैसा है कहां पर? आपको जानकर हैरत होगी कि जो जीएसटी बनाया गया, एक देश एक टैक्स के तहत, उसके मातहत जो प्रयास किए गए कि हम इसी स्वरूप में काम करेंगे, उसमें लगभग देश भर में 17 टैक्स इससे पहले लिए जाते थे, लगभग 26 सेस लिए जाते थे। सबको एक साथ मिला दिया गया और पैसा लेना शुरू किया गया और केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि हम राज्यों को पैसा देंगे। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि इस फाइनेंशियल ईयर में केंद्र सरकार राज्यों को पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है। राज्य ना सिर्फ हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, बल्कि अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तौर पर कहा है कि हम अपने अधिकारी कर्मचारियों को पेमेंट कैसे करें। कोई कह रहा है हम स्वास्थ्य कर्मचारियों को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई कह रहा है कि शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हर की अपनी अपनी संकट है और ये पूरे देश के भीतर में है। अब सवाल है कि जो राज्य सरकारें हैं वो पैसा कहां से लेकर आएंगी। तो इसका भी आपको जानकर हैरत होगी कि जो शराब से कमाई है वह जीएसटी के बाद सबसे बड़ी कमाई है। इस देश के भीतर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 1,75,501 करोड़ रुपया जो था, यह
पैसा मिला शराब बेचने से। इसी को अलग अलग राज्यों के हिस्सों में अगर बांटिएगा तो उत्तर प्रदेश ने लगभग 31,500 करोड़ रुपए शराब बेचकर कमाए तो पैसा आ गया। कर्नाटक ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए शराब बेचकर कमाए तो कुछ पैसा आ गया। महाराष्ट्र ने लगभग 17,500 करोड़ रुपए कमाए तो पैसा आ गया। पश्चिम बंगाल ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए कमाए। तेलंगाना ने लगभग 10,000 करोड़ कमाए। बाकियों ने 10,000 करोड़ से कम कमाए हैं शराब बेचकर। इसमें खासतौर से दो राज्य बिहार और गुजरात तो फिर भी चला जा रहा है क्योंकि वहां पर जीएसटी की कमाई कॉम्पिटिटिवली ज्यादा है। बिहार की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि यहां पर जीएसटी की कमाई सबसे कम और दूसरी तरफ शराबबंदी भी है। अब ये पैसे जो इसके पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कमाई से। इसके जरिए जो पैसा आता है आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि लगभग सेल टैक्स के जरिए 27.5% ओवरऑल एवरेज देश में आता है। उसमें मैक्सिमम पेट्रोलियम पदार्थ रहते हैं और जो स्टेट एक्साइज लेते हैं जो कि शराब उराब से लिया जाता है वो अलग कमाई है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन होता था वह भी इस दौर में 11% जो औसत कमाई थी वह घटकर 3% पे आ गई है, 3%। राज्यों के पास पैसा नहीं है, केंद्र पैसा देने की स्थिति में नहीं है। और जो एनालिसिस किया गया था जब जीएसटी को लाया गया था और जो एनालिसिस किया गया था उस एनालिसिस में इस बात को कभी सोचा ही नहीं गया कि इस देश की इकोनॉमी अगर ठप पड़ जाएगी, वो अगर सिकुड़ जाएगी, आरबीआई अगर हाथ खड़े कर देगा, आरबीआई से जितना पैसा केंद्र सरकार को लेना है वह लेते चली गई, लेते लेते उसके भी हाथ जब पांव फूलने लगेंगे तब इस देश का क्या होगा। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। और किसी भी शासन आजादी के बाद से नेहरू से लेकर देवगौड़ा काल भी जोड़ लीजिए, उसमें गुजराल काल भी जोड़ लीजिए, वीपी सिंह का भी जोड़ लीजिए, चंद्रशेखर का भी जोड़ लीजिए जिन्होंने सोना गिरवी रखा था, उन सारे दौर में ऐसी स्थिति नहीं थी जो मौजूदा वक्त में स्थिति है। इसका पहला मतलब आजादी के बाद ये पहली स्थिति बनी है। और इसकी वजह सिर्फ महामारी नहीं है, इसकी वजह इकोनॉमी के साथ एक ऐसा खिलवाड़ है जिसमें जो भी पैसा टैक्स पेयर का आता था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखकर उसको अपने सरकार को बनाए रखने के लिए चुनाव में खर्च करती थी, प्रचार में खर्च करती थी, एजेंसीज पर खर्च करती थी, विधायकों की खरीद फरोख्त होती थी, उसके अलग अलग माध्यमों से जो भी होता था, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही थी, यानी उसका कोई आउटपुट नहीं था, उससे कुछ चीजें निकल नहीं आ रही थी। और इस प्रक्रिया के भीतर में जब टैक्स घटाया गया कॉर्पोरेट का, जिसका बोझ रिजर्व बैंक पे तकरीबन 1,76,000 करोड़ का पड़ा, वह भी पानी में बह गया क्योंकि उसके जरिए भी मार्केट इकोनॉमी कमोवेश जस की तस रही। लेकिन अब जरा समझने की एक एक कोशिश कीजिए, हमारे यहाँ जो जीएसटी की हालत है, खासतौर से इस फाइनेंशियल ईयर का हम आपसे जिक्र करेंगे। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई, जीएसटी की स्थिति देखिए, एवरेज अगर आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या स्थिति बनी है, तो अप्रैल में सिर्फ 32,000 करोड़ जीएसटी आया, जो कि सरकार मानकर चलती है कि एवरेज जो होना चाहिए वह 1 लाख करोड़ होना चाहिए। लेकिन अप्रैल में 32,000 करोड़ आया। सबसे ज्यादा जुलाई में आया है 87,000 करोड़। लेकिन एवरेज जब 4 महीने का निकाला गया तो वो आ रहा है 68,000 करोड़। सरकार के पास पैसा कम है। लेकिन आपका फिर सवाल होगा, क्या इतना कम है कि राज्यों को पैसा नहीं दिया जा सके? जी नहीं, केंद्र सरकार ने अपनी लायबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ा ली और उसका खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार के खर्च जो है उसमें तकरीबन 22% का इजाफा हो गया है। तो वो 22% कहां से खपाएगी अगर इकोनॉमी डामाडोल हो गई है तब। इसमें जब आप अलग अलग हिस्सों में देखते हैं कि एवरेज जिस समय से जीएसटी लागू हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर में चले जाइए 2017-18 में, तब एवरेज 82,000 करोड़ हर महीने का था। उसके अगले साल बढ़ा वो 98,000 करोड़ हो गया। उसके अगले साल बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया और इस बार घट के वो 68,000 करोड़ पर आ गया। ये जीएसटी का एक बेसिक हिस्सा है जिसके जरिए सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार का ये कहना कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस पे महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, कर्नाटक सरकार, त्रिपुरा सरकार बोल रही है हेल्थ केयर कर्मचारी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, हम उन्हें पैसा कैसे दें, हम वेतन नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ये कह रहे हैं कि शिक्षा संस्थान और उससे जुड़े हुए कर्मचारियों को हम पेमेंट कहां से करें।
रोना रो रहे हैं बंगाल भी, बिहार भी, अपने अपने तौर पर। हर किसी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आरबीआई से जो पैसा मिलना था वो पैसा भी इन लोगों ने मैक्सिमम निकाल लिया। मैक्सिमम पैसा जो राज्यों के हिस्से में आता कि वो कर्ज लेते, वह तकरीबन 3-3.25 लाख करोड़ था। और आपको जानकर हैरत होगी कि राज्यों ने आरबीआई से, एसबीआई से जो पैसा ले लिया है, जो क्लियर कट किया था कि आरबीआई ने एसबीआई को पावर दिया था कि आप कितना पैसा बांटेंगे, लगभग 2.5 लाख करोड़ पैसा राज्य उठा चुके हैं। और लिमिट जो होती है एसबीआई की वह 4.28 लाख करोड़ की है। 4.28 लाख करोड़ में से कर्ज देने की स्थिति में वो सिर्फ 3.13 करोड़ थी, उसमें से 2.5 करोड़ दिया जा चुका है। अब इसका मतलब यह है कि अगर सरकारों के पास पैसा नहीं है, केंद्र पैसा देने की स्थिति में लोग जाएंगे आरबीआई के पास। आरबीआई की स्थिति को भी जरा समझ लीजिए। आरबीआई बहुत साफ तौर पे कह रही है कि हमने जो केंद्र सरकार को जितना पैसा दिया, हमने जो अपने तौर पर कंटीजेंसी फंड एक बनाया था, वह भी इस बार मैक्सिमम है। 2020 का जो कंटीजेंसी फंड जो है वो तकरीबन 2,64,000 करोड़ का है, जो मैक्सिमम है अभी तक का। मनमोहन सिंह की सरकार में यह 2,21,000 को कभी पार नहीं कर पाया, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते 2,64,000 करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार जो पैसा लास्ट ईयर, और सरकार को ने जब बैंक से पैसा मांगा आरबीआई से, तो पहली बार था कि डिविडेंड के अलावे जो पैसा दिया जाता है उसकी एक सीमा होती है, वो लगभग 50,000 करोड़ की होती है। लेकिन जब विमल जलान साहब को लेकर आया गया, और जिसका विरोध उर्जित पटेल कर रहे थे कि अगर केंद्र को पैसा दे देंगे तो कल बैंकों के सामने जब संकट आएगा तो उसको आरबीआई कैसे संभाल पाएगी। केंद्र सरकार का बड़ा साफ मानना है कि पहले हम रहेंगे तब ना आप रहेंगे। तो हम रहेंगे और आप रहेंगे, तो इस चक्कर में तमाम बैंकिंग बोर्ड के भीतर और आरबीआई बोर्ड के भीतर भी जो मेंबर्स होते हैं, जिनको वोटिंग का पावर होता है, उनकी नियुक्ति पॉलिटिकल होने लगी। बैंकिंग बोर्ड के भीतर, आरबीआई बोर्ड के भीतर, तमाम पीएसयूज के बोर्ड के भीतर हर जगह नियुक्तियां जो थी वो पॉलिटिकल हुई हैं। पॉलिटिकल नियुक्तियों में जब नियुक्ति कोई प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट अपने व्यक्ति का कर रही है, तो वो व्यक्ति उस इंस्टीट्यूशन को नहीं देखेगा, वह सरकार को देखेगा। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। प्रोफेशनल्स कन्वर्ट हो गए प्रो गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट की गोदी में जाकर बैठ गए। ये उसी तरीके से पूरा देश चलने लगा। आरबीआई, विमल जलान साहब ने रिपोर्ट बनाया, नहीं हम लोग दे सकते हैं। तो इस चक्कर में 1,76,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को पहली बार दिए गए थे, और वह स्थिति धीरे 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 बढ़ती चली गई। सवाल इतना भी नहीं है। सवाल यह है कि इंटरप्रिटेशंस जो हैं इस सरकार के, जैसे लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि देखिए हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वह सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार मोदी सरकार के दौर में है, बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन बेसिक इकोनॉमी कहती है कि आपके पास अगर विदेशी मुद्रा का भंडार सबसे ज्यादा हो चला है तो ये कोई अच्छी बात नहीं। आप कहेंगे ये कैसे? इसको थोड़ा समझना चाहिए कि ये विदेशी मुद्रा का भंडार जो सबसे ज्यादा इस दौर में हो गया है, तकरीबन 535.25 बिलियन डॉलर, यानी 535 बिलियन डॉलर अभी है। पिछले साल जून के महीने तक में ये लगभग 427 बिलियन डॉलर था। अभी अगस्त में 535 बिलियन, जिसका ऐलान लाल किले के प्राचीर से हुआ। लेकिन जरा समझिए इस बात को कि ये पैसा जो होता है, ये पैसा किस लिए होता है? ये पैसा होता है कि जिन चीजों को हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके एवज में ये पैसा दिया जाता है। इस दौर में इंपोर्ट पूरा रुक गया, यानी जो भी बाहर से लॉकडाउन की स्थिति में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थम गई। कच्चा तेल लगभग 55.9% नीचे चला गया, यानी लगभग उसमें 19.6 बिलियन डॉलर सरकार के इस खाते में जमा हो गए जो जाने चाहिए थी। हमारी इकोनॉमी थमी हुई थी, तो लगभग 20 बिलियन डॉलर मान लीजिए उसमें बच गए। जो गुड्स एक्सपोर्ट था, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, उसमें तकरीबन 30% की कमी आ गई। इससे लगभग 75 बिलियन डॉलर और बच गया। लेकिन इकोनॉमी हमारी देखिए कैसे
ठप पड़ी हुई है। जो हमारे यहाँ जो लॉकडाउन था की वजह से जो हॉलीडे था, बिजनेस ट्रिप था, एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, जो फॉरेक्स की इन्होंने कोई डिमांड ही नहीं की है। अब कोई डिमांड नहीं हुई है तो पैसा बचा हुआ है, लेकिन सारी चीजें ठप हो गई है। और इस दौर में सबसे बड़ी पूंजी जो गवर्नमेंट कहती है हमारा खजाना भरा हुआ है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ गई। सोना आपके पास मान लीजिए 1 केजी था तो उसकी कीमत कल जो थी और उसकी कीमत आज जो है वो बढ़ी हुई कीमत के साथ फॉरेक्स की कीमत आंकी जाएगी। तो उसके जरिए लगभग 21.7% इजाफा हो गया इस सोने की कीमत में। तो इससे सरकार के खजाने में कीमत की बढ़ोतरी हो गई लगभग $38 बिलियन की। सवाल है कि फॉरेक्स बढ़ गया है लेकिन पूरी इकोनॉमी आपकी ठप है। इकोनॉमी चलने लगेगी तो फॉरेक्स उसमें इन्वेस्ट होगा, फॉरेक्स इन्वेस्ट होगा तो इकोनॉमी के जरिए इस देश के लोग जुड़ेंगे, किसी की कमाई हो रही होगी, किसी को रोजगार मिल रहा होगा, किसी का बिजनेस बढ़ रहा होगा, कोई कंज्यूमर को सामान मिल रहा होगा। ये पूरा प्रोसेस इस दौर में ठप कर दिया गया। आप फिर कहेंगे कि महामारी है, इसके अलावे हमारे पास ऑप्शन क्या था? दुनिया के वह तमाम देश जो टॉप 10 देश हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए जो सबसे बेहतरीन काम यह किया कि लॉकडाउन की प्रोसेस, महामारी से जूझने की स्थिति में इकोनॉमी कैसे रहे इसके लिए एक विजन दिया। हमारे यहाँ इस बात का बड़ा जोर शोर से ऐलान किया गया कि हमने तो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दे दिया है। हमको लगता है उस पैकेज का भी अध्ययन कभी कभी कर लेना चाहिए कि उस पैकेज का हुआ क्या और जिन जिन फील्ड में वो पैकेज दिया गया था क्या वाकई पैसा दिया गया और कुछ हो गया क्या। जैसे 5.94 लगभग 6 लाख करोड़ जो थे छोटे व्यापारियों को कर्ज दिया गया, गैर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कर्ज दिया गया, बिजली वितरण कंपनियों को कर्ज दिया गया। आज की स्थिति में इन तीनों जगहों पर जो 5,94,000 करोड़ रुपए जो मदद या आवंटित किए गए, इन तीनों जगहों की स्थिति में जो एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं उनकी स्थिति में लगभग 85% की स्थिति नाजुक है। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही है, जो बिजली वितरण कंपनियां उनकी स्थिति नाजुक हो गई है। फिर पैसा कहां गया? लगभग 3,10,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को जो 2 महीने का मुफ्त अनाज, किसानों को कर्ज, इस पर जिस बात का जिक्र हुआ, किसानों की स्थिति और नाजुक। जो प्रवासी मजदूर थे उनके सामने दोबारा संकट, वो दोबारा शहर की तरफ भाग रहे हैं, कुछ काम मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए। मनरेगा उन्हें पूरी तरह खपाने की स्थिति में नहीं है और उनकी जो पूरी की पूरी आय थी और जो पूरी परिस्थितियां थी वो पूरी डामाडोल हो गई। उस लाभ से कोई, आप कहेंगे नहीं, 5 किलो अनाज तो मिला, 5 किलो अनाज के जरिए वह पेट भर पा रहे हैं या फिर उनकी जिंदगी चल पा रही है। इस स्थिति में अगर हम लोग पॉजिटिव होकर चले, मान भी लें हाँ ऐसा हुआ है तो ठीक है, तब इसके मतलब फिर से नया शुरू हुआ कि यह मजदूर अब काम नहीं करेगा, काम नहीं कर रहा है, कहीं नहीं जाएगा। अगर 5 किलो से पेट परिवार का भर जाता है, प्रति व्यक्ति जो 5 किलो देने का जिक्र था, अगर ये हो रहा है तो मान लीजिए मजदूर के पास काम नहीं, मजदूर को काम की जरूरत नहीं, आप अनाज दे रहे हैं। इसके अलावे जो खेती के बुनियादी ढांचे के लिए जो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का जिक्र था इस देश के भीतर में, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे बीज बांटना हो, चाहे खाद देना हो, चाहे डीजल पंपिंग करनी हो, चाहे गांव में अनाज उठाकर मंडी तक लाना हो, सारी स्थितियों को जब आकलन करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी। ठीक इसी पीरियड में, अप्रैल से लेकर अगस्त तक के पीरियड में 2019 की तुलना में लगभग इसमें गिरावट 120% की आ गई है। अब आप क्या करेंगे? कहीं भी चीजें चल नहीं पा रही है। और जो इस बात का जिक्र हुआ, जो सीएमआई की तरफ से इस बात का जिक्र हुआ, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, कि लगभग अप्रैल में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, उसमें से 12 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र के थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थे। उसमें से उसने मान लिया कि 11 करोड़ लोगों को मनरेगा में काम मिल गया या छिटपुट काम मिल गया। लेकिन आपको दूसरा सच ये जाना होगा कि सीएमआई कहती है कि 11 करोड़ असंगठित क्षेत्रों में से ज्यादातर लोगों को मनरेगा में खपा लिया गया। लेकिन मनरेगा का अपना डाटा कहता है कि जब ये संकट नहीं आया था उस समय तक हम जितने लोगों को काम दे पा रहे थे उसमें बढ़ोतरी पूरे देश के भीतर में 1 करोड़ 20 लाख लोगों की हुई है। यानी जो 12 करोड़ असंगठित क्षेत्र के लोगों की संकट सामने आया था उसमें सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख हम सीधे सीधे मान रहे हैं, बाकियों की क्या होगी?
यानी एक ऐसी परिस्थिति में देश को उलझन में डाल दिया गया जिसमें हर के सामने मुश्किल है रोजगार को लेकर। और ऐसे में इस साल का जो रिजर्व बैंक ने डाटा जारी कर दिया कि बैंक फ्रॉड की घटनाएं बढ़ गई हैं। हम लगातार आपको बताते आए हैं कि बैंक फ्रॉड 2014 के बाद से किस तेजी से बढ़ा है, ना सिर्फ फ्रॉड ऑफ केसेस बल्कि रकम भी। और ये रकम पिछले साल 2019 में हाइट पर पहुंच गई थी और जानकारी मिली थी कि यह हाईएस्ट हो सकता है, तकरीबन 1.25 लाख करोड़। 1.25 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड पिछले साल हो गया था। इस साल क्या हो गया? इस दौर में जानकारी निकल कर आई, ये 2.25 लाख करोड़ का जो 1.25 लाख करोड़ का जिक्र था वो 18-19 का था। 19-20 का डाटा जो दिया गया आरबीआई के जरिए, उसमें कहा गया कि 1,85,644 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया है। और फ्रॉड के टोटल केसेस जो हैं वह तकरीबन 8,707 केसेस हैं। इसमें सारे बैंक हैं, कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक है, हर तरह कोऑपरेटिव से सब है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसमें फ्रॉड केसेस 4,610 है। यानी टोटल फ्रॉड के लगभग आधे फ्रॉड पब्लिक सेक्टर बैंक में हुए हैं। तो आप कहेंगे अच्छा बाकियों जगह पर भी होता है, लेकिन रकम देखिए, टोटल रकम जो फ्रॉड की हुई है वो 1,85,000 करोड़ की। और पब्लिक सेक्टर के बैंक में उसमें से जो फ्रॉड हो गया है वह तकरीबन 1,82,000 करोड़ का हो गया। अब आप क्या करेंगे अगर यह स्थिति इतनी भयावह है और इसमें भी जो 4,413 केसेस हैं उसमें सीधी तरीके से 1,48,400 करोड़ का चूना पब्लिक सेक्टर बैंक को लगा है। उसमें भी जो 50 क्रेडिट रिलेटेड फंड जो हैं, यानी 50 केस ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे अमाउंट का लगभग 76% एब्जॉर्ब किया है। यानी नीरव मोदी और माल्या की स्थिति में कुछ नए शार्क आ गए हैं जो अपने तरीके से पैसे को खपा रहे हैं। और खपाने वाले जो सेक्टर्स हैं जहां पर यह लूट हुई है उसमें संयोग से जुड़े हुए अभी भी रियल एस्टेट के लोग हैं, पावर सेक्टर से जुड़े लोग हैं, एविएशन और बंदरगाहों से जुड़े हुए लोग भी हैं। इसी दौर में इस देश के भीतर में हवाई अड्डे और बंदरगाह एक मित्र के हवाले, कॉरपोरेट मित्र के हवाले किया गया। दूसरी तरफ कम्युनिकेशन और बाकी चीजों से जुड़ी हुई जो चीजें थी वह एक दूसरे मित्र के हवाले किया गया। यानी धीरे धीरे ध्यान दीजिए, इस पूरे प्रोसेस में आपके पास 3 चीजें निकल कर आएंगी। पहली चीज, इस देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से डामाडोल हो चली है और उसको संभालने की स्थिति में सरकार नहीं है। दूसरी स्थिति नजर आएगी कि इस डामाडोल इकोनॉमी के भीतर की जो चीजें बची हुई है वह 1-2 कॉरपोरेट मित्रों के हवाले की जा रही है। चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, उनके लगातार शेयर्स बढ़ेंगे, उनके टर्नओवर बढ़ेंगे, उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, वो सारी चीजें होंगी, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और तीसरी स्थिति ऐसी है कि आज नहीं कल मान लीजिए XYZ कोई भी सत्ता में आ जाएगा तो उसकी स्थिति इतनी नाजुक हो जाए कि वह इस देश को ही ना चला पाए, इस देश को संभालने उसके लिए मुश्किल होता चला जाए। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि यह सारे डाटा होते होते जब आखिर में सवाल आता है कि रोजगार तो है नहीं, कुछ भी बचा नहीं, तो लोग क्या करेंगे? सरकार के इस रोजगार का डाटा भी जो इस बार निकल के आया है वो हम लोग लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं कि कितने शहरों में लगभग 9% पार कर गया है जो बेरोजगारी की स्थिति है, गांव में लगभग 6% है। लेकिन अगर इस गवर्नमेंट के रोजगार को ही एक बेस बना दिया जाए, जिसका जिक्र बार बार होता है कि बड़ा शानदार काम, अब आप सोचिए कि 2018 में, 2019 में और 2020 में एवरेज जो निकल कर आता था वह तकरीबन 8 से 9,000 तक एवरेज, मंथली एवरेज निकल कर आता था कि इतने लोगों को नौकरी मिल रही है। जैसे हम आपको बताएं 2018 में 800-2015 ये मंथली एवरेज था जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ रहा था। यानी NSO कहता है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ गया उसको नौकरी मिल गई। तो नए केसेस जुड़े थे 8,218 एक महीने में। उसके हिसाब से आप 12 से गुना कर लीजिए कि साल भर में कितने मिले होंगे, तो भी आपको जानकर वो पहुंच जाएंगे कि अगर 8,000 एक महीने में है तो साहब ये तो 80,000, 1 लाख के लगभग पहुंच पा रहे हैं। जी, इतनी ही नौकरी मिली। 19 में ये थोड़ा बड़ा 9,213 मंथली एवरेज था जो नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ा। यह भी जब जोड़िएगा तो यह भी लगभग 1.25 लाख से कम ही रहेगा, 1,10,20,000 आएगा।
2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर था लास्ट ईयर, उसमें 9,904 जो मैक्सिमम हाईएस्ट था वो 9,904 था। इसके हिसाब से भी जोड़िएगा तो आपके सामने वही आएगा, 1.25 लाख से कम की स्थिति है पूरे साल भर में। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ तो उसके बाद एवरेज जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 3,537। यानी इतने कम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है, स्टेट का अलग डाटा है, रोजगार दे पा रही है। स्टेट गवर्नमेंट में एवरेज जो निकल कर आता था, मंथली एवरेज पूरे देश के तमाम राज्यों को मिला दीजिएगा तो एवरेज निकल कर आता था तकरीबन 40 से 45 हजार के बीच में। जैसे 2018 में लगभग आपको 45,000 मंथली एवरेज था, 2019 में 45,209 था, फाइनेंशियल ईयर 20 में और कम हो गया, 41,333 हो गया। वो इस बार घटकर 20,000 पर आ गया। यानी पूरे देश के राज्यों को मिला दीजिए, हर राज्य को में अगर 29 राज्यों को अगर मिला देते हैं उसमें यूनियन टेरिटरी अमेरिका का मंच हो, चाहे ब्रिटेन का मंच हो, चाहे लाल किले के प्राचीर से हो, नया